जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्ज तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही अजीम शख्सियत आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अभी बिहार के युवाओं के लिए बिल्कुल आइकनिक पर्सनालिटी है। इनका नाम है जुबीन सिन्हा, जो कि बेहद उम्दा गायक भी हैं और बेहद उम्दा कंपोज़र भी हैं। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जुबीन सिन्हा से। जुबीन, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। शुक्रिया आपका। जुबीन, आप अपने मशरूफियत से वक्त निकाल के यहाँ पर आए, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जुबीन, अगर खुद को डिफ़ाइन करें चंद अल्फाजों में तो वो कैसे करेंगे? एक वर्ड ही काफ़ी है, आर्टिस्ट। बस मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को, अपने आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए दुनिया के सामने। बस इसमें लगा हूँ, सीख रहा हूँ म्यूज़िक और गाने बना रहा हूँ। बस दैट्स द सिंपल आंसर। तो जुबीन को बस एक आर्टिस्ट के रूप में ही डिफ़ाइन किया जा सकता है। Yes. आप मतलब बतौर कलाकार। हाँ, आप प्रोफेशनली बोले कि भाई तुम क्या करते हो, वो डिफ़ाइन करना है तो आई एम अ म्यूज़िक कंपोज़र एंड सिंगर। लिख भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट इतना अच्छा नहीं लिखता हूँ। बट बस यही है, जैसे मतलब आप लिखने का भी शौक़ रखते हैं? थोड़ा, बिकॉज हाँ, लिटरेचर में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं कंपोज करता हूँ तो आप जब चीज़ों को फील करते हैं तो कुछ शब्द आने लगते हैं, तो मैं कुछ लिख लेता हूँ। बट इतने अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, तो मैं चाहता हूँ वो लोग लिखें, बिकॉज वो बेहतर लिख के देंगे। तो इसलिए मैं फुल टाइम राइटर तो नहीं हूँ, बट हाँ, कंपोज़र सिंगर थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, बस यही कहूँगा। जुबीन, हम शुरू करते हैं आपके चाइल्डहुड मेमोरी से, आपकी बचपन की यादें, क्योंकि आप सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आपका नाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपके घर से कोई सिंगिंग के फील्ड में था, या आप बचपन से आपका रुझान रहा सिंगिंग के क्षेत्र में आने का और आपने इस चीज़ को एज अ करियर चुना? क्या बातें रहीं बचपन में? कैसे जुबीन सिन्हा कैसे संपर्क में आए संगीत के? मेरे घर में आई बिलोंग फ्रॉम अ काइस्ट फैमिली। तो हमारे यहाँ हर फैमिली का एक कल्चर होता है कि हाँ भाई, आप इन चीज़ों में जाएंगे, आप बिज़नेस में जाएंगे। तो हमारी फैमिली सिर्फ जॉब, चाचा जी वॉज IAS ऑफिसर, वो US में थे कमिश्नर, सब अपने अपने लेवल पे पढ़ाई कर रहे थे। बट हर कोई कहीं ना कहीं म्यूज़िक से कनेक्टेड था। हाँ, मेरे पापा जो हैं वो ड्रम्स बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं। चाचा जी गा लेते थे। दादाजी से तो मैं मिल नहीं पाया, बिकॉज़ जब मैं पैदा हुआ था उसके पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बट हर कोई गाता था। बुआ बहुत अच्छा गाती हैं, तो एक माहौल रहता था घर में। डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, उसी को बन गया। तो वो म्यूज़िक मैंने वहाँ से सुनना स्टार्ट किया, बिकॉज़ आप जो सुनते हो वही आपके अंदर डेवलप होता है। तो वहाँ यानी कि जुबीन सिन्हा का प्रथम परिचय अपने परिवार में हुआ संगीत से, क्योंकि घर में सारे लोग गाने वाले थे और यहीं से आपका प्रेम जो है बढ़ा संगीत के प्रति। एक बोल सकते हैं एक फैमिली बैंड था। पापा ढोलक बजा रहे हैं, बुआ गा रही हैं, एक चाचा जी कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इट इज़ लाइक दैट। वहाँ से चीज़ें आने लगी अंदर से। एंड फिर स्कूल में पहुँचा। फिर म्यूज़िक तो आप जानते ही हैं, स्कूल में आप जब रहते हैं तो एक स्कूल में फ्रेंड्स के बीच आप गाते हैं। फिर घर आते हैं तो घर में चाचा जी के फ्रेंड्स हैं, वो कभी आ गए, कुछ ऐसा फंक्शन रहा तो कहीं पे बिठा के गवा दिया, चल गाना गा दे, वैसा वाला एक आर्टिस्ट रहा। फिर धीरे धीरे डेवलप होने लगा। फिर लेटर ऑन एज अ प्रोफेशन चूज़ किया फिर इसको।
जुबीन सिन्हा के स्कूल के दिन कैसे थे? स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती थी? जाहिर सी बात है, चूँकि आप इस परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए थे, तो आपको ख़ास तवज्जो मिलती होगी, लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे आपको। तो स्कूल का जो जीवन था वो कैसा था? मेरी स्कूलिंग चाइल्डहुड स्कूलिंग मुंबई में हुई, तो इसमें इतना ज़्यादा म्यूज़िक का कुछ रहा नहीं। बट जब मैं पटना आया, 7th स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन लिया, फिर मैं बहुत शैतान था, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट। हाँ, तो शैतान बहुत था, तो पिटाई भी बहुत पड़ती थी। बट फिर सडनली मेरे जो प्रिंसिपल थे, सर एम्ब्रोस पैट्रिक, पटना सिटी जीसस एंड मैरी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो वो उनको मैंने मेरा गाना सुनाया एक दिन, तो बड़े खुश हो गए, बोले कि ये शैतान है लेकिन ये गाना अच्छा गाता है। फिर उन्होंने भी थोड़ा प्रमोट किया, फिर एक दो जगह कंपटीशन में मैं गया, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया, एक दो जगह विनर बन गया। तो वो फिर वहाँ से थोड़ी सी वैल्यू मिलने लगी स्कूल में, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, बट पिटता फिर भी था। बट वहाँ से फिर एक अंदर आया कि मैं कर सकता हूँ, फ्रेंड्स भी अप्रिशिएट करते थे, टीचर्स, कभी अच्छा माहौल रहा, हैप्पी माहौल किसी दिन रहता है क्लास में, आज पढ़ाई नहीं होनी है तो गाना सुना दो जुबिन, तो गाना सुना देता था। तो वहाँ से अप्रिशिएशन मिलने लगा, एंड देन थोड़ा वहाँ से डेवलप हुआ म्यूज़िक। मतलब उस जुबीन सिन्हा को, जिसे अमूमन स्कूल में नटखट समझा जाता था, अब लोग नरमी से पेश आने लगे और प्यार करने लगे। हाँ, नरमी से भी पेश आने लगे, फिर ये शैतानी अंदर से तो गई नहीं थी, तो पिटता भी रहता था। मैं बहुत मार खाता था, मतलब मोस्ट हाइपर एक्टिव गाय इन द क्लास। तो मैं एक तरफ पिटता था, फिर अचानक से एक माहौल बन गया, गाना लगा दिया, तो जुबिन तुम बदमाशी क्यों करते हो, इतना अच्छा गाते हो, इसमें रहो। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनती थी, फिर मैं बिगाड़ लेता था। स्कूल ऐसे ही निकला, मतलब इट वॉज अमेजिंग। अब ऐसी कोई चीज़ रहती है ना, वो आपके दिमाग में रहती है, जहन में रहती है कि हाँ मैंने ऐसा टाइम निकाला स्कूल में, तो इट वॉज अमेजिंग। बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी स्कूल की। ये तो आपके स्कूल लाइफ की बात है। जब जुबीन सिन्हा स्कूल से बाहर निकले, कॉलेजेस में पहुँचे, तो जाहिर सी बात है वहाँ आपके लिए नई चुनौतियाँ होंगी, नए तरीके से नए लोग मिले होंगे। तो वहाँ का जीवन कैसा रहा? कॉलेज में जुबीन सिन्हा को लोग कैसे देखते थे? 10th के बाद मैंने +2 किया, +2 एज एन स्कूल से ही किया। कॉलेज एक्चुअली मैं कॉलेज नहीं गया, स्कूल से। एक्चुअली मेरे घर में कैसा था, एक फिल्मी गानों का माहौल होता था उस वक्त। वो फिल्मी गानों का जो माहौल था, मैंने क्लासिकल नहीं सीखा उस टाइम, मैं इतना सीरियस नहीं था उसको लेके। फिर जब मैं 12th में 11th में गया, तो वहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस, म्यूज़िक का एक अलग कल्चर था स्कूल में, म्यूज़िक टीचर थे, फिर मैं उनसे मिला, फिर मुझे वहाँ जाके समझ में आया कि क्लासिकल म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्लासिकल म्यूज़िक सुनता था, देखता था छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं। मतलब यहीं पे आपको शास्त्रीय संगीत का महत्व मालूम पड़ा जी। और यहीं से मतलब आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा। एब्सोल्युटली राइट। फिर वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया, ऑल्दो लेट हो गया क्लासिकल, मेरे को ऐसा फील होता है बचपन में शुरू हो जाता है, यार तो मैं बहुत अच्छा गा सकता, लेकिन जब जागो तब सवेरा। फिर वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया। स्ट्रगल बहुत हुए, बिकॉज कुछ फैमिली कंडीशंस थी उस टाइम, लेकिन वहाँ से सीखना चालू किया। फिर सीखते अभी भी सीख रहा हूँ, बट थिंग्स आर डेवलपिंग वहाँ से। आपके परिवार में संगीत को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित कौन करता है कि जुबीन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमको और आगे सीखना चाहिए? मेरे चाचा जी, पापा, मेरा बड़ा भाई, एक्चुअली घर में सब लोग। पहले देवर लाइक, जब मैं 10th 11th में था, 12th में था, तो देवर लाइक बहुत से आधे लोग ऐसे थे जो कहते थे तुम पढ़ाई करो, साथ साथ म्यूज़िक लेके चलो। बट घर वाले कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे, जिनको अच्छा लगता था, नहीं अच्छा कर रहे हो यार म्यूज़िक में, तुम डेवलप कर रहे हो, अच्छा गाने लगे हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये अंदर से आया। चाचा जी, जैसे मेरे चाचा जी, उनको हमेशा मेरा गाना कहीं से भी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, इधर आओ ज़रा सुनाओ, अच्छा लग रहा है, अच्छा गा रहे हो तुम, यू आर डेवलपिंग। तो वहाँ से भैया हमेशा आगे बढ़ा रहा है कि जो करना है करो, आई एम देयर फॉर यू। मतलब घर के सारे सदस्य आपको लगातार प्रोत्साहित करते रहे? हाँ, कुछ लोग देर से आए सपोर्ट में, लेकिन आ गए अल्टीमेटली। जब आप रिजल्ट देख रहे हैं कि हाँ ये एक्चुअली डेडिकेटेड है म्यूजिक में, ज़्यादा देख रहे हैं जी, डेडिकेटेड है, तो फिर लोग सपोर्ट करने लगे, नहीं यू आर डूइंग गुड। जुबीन, सबके कॉलेज लाइफ में क्रश होता है और उसके लिए चूँकि आप बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि
कॉलेज के दिनों में आपका वो जो क्रश था उसके लिए आप कुछ न कुछ तो ज़रूर गाते होंगे। वो गाना अगर आप मुझे गुनगुना के सुनाएं तो मुझे नहीं, सबको अच्छा लगेगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। बहुत खूब, बहुत ही वो जो अंदाज़ होता है उस ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में हर कोई बिल्कुल दीवाना दीवाना सा होता है। तो जाहिर सी बात है आपकी गायकी में वो दीवानगी दिख रही है। तो आपके कॉलेज के ज़माने में ऐसी कोई कहानी जो लोगों तक नहीं पहुंची और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहें? कहानी तो बहुत सारी है, बिकॉज जब आप शैतान होते हो, आप जब सीधे स्टूडेंट होते हो तो आपके साथ है ना मेमोरीज एक्चुअली कम होती हैं, क्योंकि आपकी एक सिंपल लाइफ होती है, एक्टिविटीज़ कम होती है, राइट। तो बट मैं बहुत शैतान था, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, हाँ, हर चीज़ में रहता था। एक छोटा सा इंसिडेंस है, फनी, लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस है, कभी जिक्र करेंगे इत्मीनान से। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। स्कूल में ये हुआ कि 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्कूल में मुझे, वो भी स्कूल ही था बिकॉज +2 स्कूल, तो वहाँ पे एक जगह विस्किट्स करके एक प्रोग्राम होता था, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला एंड बहुत अच्छा कुछ हो रहा था। तो प्रिंसिपल बड़े खुश हो गए मेरे से, बोले भाई बहुत बढ़िया, इसको जुबिन इज़ अ यूनिक गाय, इसको हम स्कूल में भी सम्मानित करेंगे, स्कूल में भी बुला के कुछ अवार्ड देंगे। तो मुझे 26 जनवरी को बुला के अवार्ड दिया गया कि ये लो भाई, यू डिज़र्व इट, यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट, हमारे स्कूल की शान हो तुम। मतलब एकदम सीना चौड़ा हो गया, समझ रहे हो। बट मैंने 1 साल तक है ना छोड़ दिया था शैतानी करना। फिर क्या हुआ, मैं बाहर आया, बाहर जो 1 साल पहले शैतानी की थी वो वैसे वाले लोग, लड़के लोग आ गए। मतलब इस बीच जुबीन सिन्हा को क्या हो गया था कि उन्होंने शैतानी छोड़ दी थी? मैं कम्प्लीटली म्यूज़िक में चला गया था 12th स्टैंडर्ड के बाद। मैं यस, तो कम्प्लीटली म्यूज़िक में भी ऐसा कि मैं क्लासेस बंक करके म्यूज़िक क्लास में बैठा रहता था 12th में, विच इज़ नॉट राइट। पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे म्यूज़िक को लेकर। यस यस, बंक करके म्यूज़िक क्लास, बंक करके लोग घूमने जाते हैं, मैं म्यूज़िक क्लास में रहता था। बिकॉज हारमोनियम, तबला, इन सब चीज़ों से मुझे आज भी प्यार है। उस वक्त नया नया, इट वॉज माई क्रश उस टाइम की, हारमोनियम पे बैठा हूँ, बजा रहा हूँ, इट वॉज लाइक दैट। मतलब यूँ कहें कि जुबीन सिन्हा का पहला प्यार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। यस, क्योंकि बचपन से सिर्फ म्यूज़िक, ढोलक, तबला देखने मिला है, बजाने कुछ भी नहीं आया मुझे। फिर बेसिक जब बजाने आने लगा ना, तो आई वॉज इन लव विद दैट कि भाई मज़ा आ रहा है अब, तो वैसा हुआ। फिर अवार्ड मुझे मिल गया, 26 जनवरी को दे दिया गया अवार्ड। अवार्ड के बाद ऐसा हुआ कि कुछ लड़के आए जो मैंने झगड़े किए हुए थे पहले, वो लोग आके झगड़ने लगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, बट मेरे साथ जो रहते थे जुबिन भैया, उन लोग ने उनको पीट दिया। अब जो उनको पीट दिया, फिर प्रिंसिपल ने बुला के, तुम कभी नहीं सुधरोगे, ये लाओ, ये यू डोंट डिजर्व दिस अवार्ड। बोले सर मैं सुधर गया, बोले कुछ नहीं सुधरे तुम, चलो वापस करो ये सब, तुम डिजर्व नहीं करते। मैंने सोचा था तुम सुधर चुके हो। तो वो एक मेमोरी थी कि हाँ यार बताओ, मतलब स्कूल की तरफ से जो सम्मान दिया गया वो वापस ले लिया गया। ये तो अपने आप में पद्मश्री छीन लिया गया। आप समझे, स्कूल में पद्मश्री मिला है उसको छीन लिया गया। सही बात है, उस ज़माने में मिला कोई भी सम्मान पद्मश्री जैसा ही लगता है, जाहिर सी बात है। तो जुबीन, जब आप कॉलेज के बाहर निकले, कॉलेज के बाद जब आप आपने अपना निजी जीवन शुरू किया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चुनौतियाँ आपको देखने को मिली होंगी। उनमें सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? मैं जब मुंबई गया सेकेंड टर्म, मतलब आफ्टर मेरा जो मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई 12th के बाद, मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूज़िक ही करना है एज अ प्रोफेशन। तो जब मैं मुंबई गया, पहले तो पटना में जब यहाँ था, एक छोटा शहर है, बहुत छोटे, बहुत लोग आर्टिस्ट हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर हैं आर्टिस्ट। बिकॉज
यहाँ पे उस टाइम वो प्लेटफॉर्म वैसा नहीं था। अभी तो बिल्कुल बहुत कुछ डेवलप हो गया, यूट्यूब है तो लोग जानने लगे, पहले यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था। तो मैं वही 10-5 आर्टिस्ट को जानता हूँ, उसमें ही कॉम्पिटिशन्स था। तो मैं सोचता था कि हाँ मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहा हूँ। बट जब मैं बाहर गया तो हर तरह के, बिहार के भी लोग, यूपी के भी, साउथ से, हर जगह से लोग आ रहे हैं मुंबई में। तो मैं जब उनसे मिला, देन आई केम टू नो कि मेरे को बहुत कुछ सीखना है अभी। फिर मैं वहाँ जाने लगा, कंपोज़र्स से मिला, फिर मैं कंपोज़ करने लगा। तो फिर समझ में आया कि आई हैव टू लर्न अ लॉट। मतलब तब ज़ुबीन सिन्हा को इस बात का एहसास हुआ कि अभी मेरे अंदर जो है वो खालीपन बहुत ज़्यादा है, इसको खुद को भरना है। एब्सोल्युटली राइट। फिर तब एक्चुअल जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर वहाँ से स्टार्ट हुई कि सीखने का जो दौर, प्रोफेशनलिज्म में जाने के लिए, एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करने के लिए जो जो आपको सीखने की ज़रूरत है, वहाँ से मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट करी। जी। तो ज़ुबीन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सीखने के क्रम में आपने अब तक सबसे ऐसी अहम चीज़ क्या सीखी जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे, जो आप जैसे जितने भी यूथ्स हैं जो अभी म्यूज़िक के फील्ड में आना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी सबक, ऐसी कोई बात जो आपने सीखी और लोगों से साझा करना चाहें? देखिए, आर्टिस्ट, सिंगर भी एक आर्टिस्ट है, म्यूज़िक कंपोज़र भी एक आर्टिस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं और उसको एक्सेप्ट करना। अगर आप इतना सा गाते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप आर्टिस्ट हैं उस फील्ड में, जो प्रोफेशनली कर रहा है, वो आर्टिस्ट जानता है कि मैं भाई अभी फ़िलहाल इतना ही गाता हूँ। और आपको जब वो पता है, और सीखिए, सीखने में कोई शर्म ना करें। कभी भी ये नहीं सोचे कि भाई ये छोटा है, इससे क्यों सीखूं मैं। एज मैटर नहीं करता हमारे फील्ड में या किसी भी फील्ड में, एक्सपीरियंस मैटर करता है, टैलेंट मैटर करता है। तो आप किसी से भी सीखिए, सीखने में कोई संकोच ना करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि आप कितने हैं, और फिर सीखेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे। दैट्स इट, दिस इज़ द लॉजिक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात ज़ुबीन सिन्हा ने बताई कि सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान। आप उम्र का बिल्कुल भी तगाज़ा ना करें, आप बिल्कुल ना देखें कि वो बड़ा है कि छोटा है। सीखना ज़रूरी है, उम्र ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़ुबीन सिन्हा जी, आप हमारे साथ हैं और दर्शक लगातार ये चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ गाएं, गुनगुनाएं। तो अभी आप एक अच्छे कंपोज़र भी हैं, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छे कंपोज़र भी हैं। तो आपका अब तक का सबसे बेहतर कंपोज़ किया हो कोई गाना जो आपको पसंद हो, जो ज़ुबीन सिन्हा के दिल के सबसे करीब हो। ज़ुबीन सिन्हा को ख़ुद पे नाज होता हो कि अरे बहुत अच्छा गाना कंपोज़ कर लिया मैंने, ऐसा कोई कंपोजिशन अगर हो तो आप हमें सुनाएं। हाँ, वैसे तो देखिए, जब आप कंपोज़ करते हो तो वो गाना आपके दिल के करीब ही होता है, तब वो कंपोज़ हो पाता है। दैट्स द फैक्ट। तो जितने भी गाने मैंने किए हैं, जी म्यूज़िक के लिए, सोनी के लिए, जितने भी किए हैं, खुद के चैनल के लिए, दे ऑल आर क्लोज टू माई हार्ट। हाँ, हाँ, कोई उनमें से कोई एक सुनाता हूँ, डेफिनेटली वो मेरे करीब ही होगा, शायद आप सबको पसंद भी आए, है ना। इश्क है ऐसा, ये मेरा इश्क है, नज़ारों से ये है जुदा, सितारे भी फना। इश्क है ऐसा, ये मेरा इश्क है, पनाहों में हूँ मैं तेरी, कैसे रहूं जुदा। शाम ये तेरी मुझे छूती है ऐसे, जैसे बन के हवाओं की जुबान। रात मेरी ये आंखें ख्वाब है तेरे देखे, तू ही है दिल की सुबह। Oh baby, I can feel it and mean it, come closer and closer to my heart. Baby, I can feel it and mean it, come closer and closer to my heart. लाजवाब, बहुत बढ़िया। ज़ुबीन, अभी जब आप स्टूडियो आए थे
तो मैंने आपको एक गाने को गुनगुनाते सुना था और मुझे बहुत बढ़िया लगा। मेरी तमन्ना है कि आप उसको फिर से गाएं, क्योंकि मैंने बस थोड़ा ही सुना था। और आप जो गा रहे थे वो शायद मोहित चौहान जी की शायद कोई चीज़ थी, उन्हीं का गाया वो गाना है। शायद जब भी मैं फिल्म का वो गाना है। तो अगर आप मेरे लिए वो गुनगुनाएं तो मुझे ही सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ वो गाना गाएं। बिल्कुल। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया आपने। और मेरे हाथ थोड़े व्यस्त हैं, माइक पकड़ा हुआ है मैंने, नहीं तो ताली ज़रूर बजाता। वैसे मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपके लिए ताली ज़रूर बजा रहे होंगे। आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबीन, आप हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर आपके जितने भी गाने हैं वो हिंदी में। भोजपुरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे मैंने भोजपुरी गाने भी किए हैं। भोजपुरी एज एन एक हमदेश था जी म्यूज़िक के लिए, उसमें मैंने भोजपुरी लैंग्वेज का भी यूज़ किया था। रिसेंटली छठ का एक गाना किया, उसमें मैथिली यूज़ किया है। दिल में बिहार करके एक बिहार एंथम हमारे साइड से हमने डेडिकेट किया था बिहार दिवस पे, वो उसमें भी भोजपुरी यूज़ किया है। तो भोजपुरी का जो लोगों के अंदर परसेप्शन है, लोगों एज एन जो बाहर के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो पुराना हमारा जो ऑर्थोडॉक्स म्यूज़िक है, जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो नहीं जानते हैं। और मैं इसके लिए खुद ही माफ़ी चाहूँगा कि मैं खुद नहीं जानता था, बिकॉज़ मैं भी ऐसे दौर से आया हूँ जहाँ हमने जो म्यूज़िक सुना है वो अलग भोजपुरी सुना है ना। तो भोजपुरी जब मैंने अभी रिसर्च करना चालू किया, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे अभी चल रहे हैं, भोजपुरी फ्यूजन है, तो तब आई केम टू नो अबाउट कि इट इज़ वेरी रिच सोहर। इतना अच्छा लगा मुझे जान के, जब मैंने उस पर गाना भी कंपोज किया है, वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। एंड छठ के गाने, शारदा सिन्हा जी के गाने, भरत शर्मा जी के गाने मैंने सुने, तो इट इज़ अमेजिंग, क्या फोक म्यूज़िक है हमारा। बट इट्स अगेन, जब कमर्शियल हो जाता है म्यूज़िक, जब जहाँ पे कमर्शियल हो जाता है, आर्टिस्ट जब ये सोचने लगते हैं कि मुझे नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, तब वो फिर उस वक्त वो फिर म्यूज़िक के बारे में नहीं सोचते। ज़ुबीन नाम भी दो तरह के होते हैं, आप या तो कुख्यात हो सकते हैं या तो विख्यात हो सकते हैं। तो आपकी समझ से अभी क्या दौर चल रहा है भोजपुरी गायकी का? ये कुख्यात हो रहे हैं लोग या विख्यात हो रहे हैं? देखिए, मैं ये कह नहीं सकता, बिकॉज आर्टिस्ट जब किसी अपने आर्ट में जाता है, प्रोफेशन में आता है, उसे पैसा, उसे बहुत सारे आर्टिस्ट का एम होता है, हर किसी का एम होता है कि मैं नाम कमाऊं, किसी को जल्दी कमाना है। जब यहाँ जल्दी वाली बात आती है तो आप एक शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट जो है इट इज़ नॉट ऑलवेज नाइस। तो जब शॉर्टकट की बात आती है, हमारे आर्ट में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। मैं भी काफ़ी टाइम से म्यूज़िक कर रहा हूँ और करते ही रहूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं कि मेरा कोई गाना सुपर डुपर हिट हो जाए। गाने कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। अगर 2 मिलियन लोग देख रहे हैं, 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, 50,000 लोग भी देख रहे हैं किसी गाने को, तो भी मैं खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छी म्यूज़िक करना है, सीखना है और म्यूज़िक को भी अपने लेवल से डेवलप भी करना है। मतलब आपका ये कहना है, ज़ुबीन सिन्हा का ये कहना है कि संगीत में, भोजपुरी संगीत में विशेष रूप से त्रुटियां तभी आई हैं जब लोगों ने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया। जो कि जब हमारे यहाँ बहुत से ऐसे भोजपुरी भाषी गायक हैं जिन्होंने बहुत ही कमाल का गाया है और उन्होंने बहुत ख्याति बटोरी है, बहुत प्यार बटोरा है लोगों से, लेकिन अब जो है
चीज़ें बदल रही हैं और बहुत नाजुक स्थिति से गुज़र रहा है अभी भोजपुरी संगीत। तो आप अभी जो भोजपुरी संगीत की जो स्थिति है उसमें ज़बरदस्त अश्लीलता परोसी जाती है और वो जो लिखने वाले भी हैं वो कभी चोली का ज़िक्र करना नहीं छोड़ते, जीजा साली का ज़िक्र करना नहीं छोड़ते, वो अमूमन आ ही जाता है। तो क्या भोजपुरी गाने सिर्फ जीजा साली और घाघरा चोली के ज़िक्र के लिए होता है या भोजपुरी कुछ और भी है? नहीं, देखिए हुआ क्या ना कि मान लीजिए कोई एक गाना बनाया किसी ने, कोई एक गाना बनाया वल्गर, अगर वो वल्गर बना एंड वो हिट हो गया तो लोगों को पता चल गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्टकट, लोगों को पता चल गया ये चीज़ें हिट हो रही हैं, तो लोग ना चाहते हुए भी वो रास्ता अपनाते हैं जल्दी हिट होने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो अभी आर्टिस्ट जो भी हिट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो अच्छा नहीं गाते हैं, दे आर अमेजिंग सिंगर्स, आप उनसे अच्छे गाने सुन लीजिए, शायद उनके अच्छे गाने हैं भी लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं है जितना उनके गलत गाने पॉपुलर हैं, बिकॉज कि वो गाने जल्दी पहुंच जाते हैं लोग। आप भी वो गाना सुन लीजिएगा, इसलिए नहीं कि आपको पसंद है, इसलिए कि ये क्या बनाया है ये जानने के लिए, तो व्यूज़ आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे। इस वजह से भी व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है ये हिट हो रहा है, बिकॉज वो हर किसी के पास पहुंच गया है। कोई बुरी चीज़ को लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है, अच्छी चीज़ को पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ जब पहुंचती है ना तो लाइफ टाइम रहती है। मैं जिनको नहीं जानता हूँ, शारदा सिन्हा जी जब गाती होंगी उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ हूँगा, जिस वक्त वो हिट होंगी मैं शायद बहुत छोटा होऊंगा, है ना। तो उनके गाने क्यों आज भी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, उन्होंने अच्छा गाया इसलिए। यस, अच्छी चीज़ें की तो वो लॉन्ग टर्म है, तो वो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे बच्चों को भी वो गाने पसंद आएंगे। लेकिन ये जो अभी हिट है शायद उनको उस वक्त पसंद नहीं आएंगे, हो सकता है तब तक भोजपुरी का कल्चर चेंज हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे गाने फिर से आने लगे। ये साइकिल है, चलता है, एक बुरा दौर होता है म्यूज़िक का, अच्छा दौर होता है, सब आता है। और यही आर्टिस्ट अच्छा भी गाने वाले लोग हैं, यही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आई गेस इनके अच्छे वाले गाने लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसमें चूक कहाँ पे हो रही है, गलती किसकी है? गलती देखिए किसी की नहीं है, गलती ये दौर है, ठीक है ना। ये दौर ऐसा है कि लोग बुरी चीज़ों, और इंटरनेट है, एक बार आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं आपको वैसी ही चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। वो इंटरनेट की भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप तक वो पहुंच जा रहा है, वो चीज़ों को लेके, है ना, उन चीज़ों को लेके आप तक पहुंच जा रहा है। मैं बहुत नॉलेजेबल नहीं हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई चीज़ ऐड हम सर्च करते हैं, वैसे रिलेटेड चीज़ें ही दिखेंगी आपको सोशल मीडिया। जाहिर सी बात है, आईटी का काम ही ये होता है कि आप जिन चीज़ों को एक बार अगर अमूमन आपकी जो फहरिस्त होती है पसंद की, वो एक बार अगर उसको समझ में आया तो वैसी ही चीज़ों की लाइन लग जाएगी। यस, तो बस यही बात है। तो कुछ मान लीजिए अगर आपने कोई भोजपुरी गाना सुन लिया, या आपने किसी आर्टिस्ट का जो अभी झगड़ा चल रहा है, गालियाँ चल रही हैं एक दूसरे को देने की, जो कि बिल्कुल ही गलत है, वो जो चल रहा है वो आपने एक बार देख लिया ना, तो आपको हर लोग जो कर रहे हैं सबका आपको कंटेंट दिख रहा होगा। तो ये वजह से ये चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं, लोग करते जा रहे हैं कि अरे हम तो पहुंच रहे हैं लोगों तक, अच्छी चीज़ें भी पहुंच रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा पहुंच रही है बिकॉज आपको भी इंटरेस्ट है कि चल क्या रहा है ये देखने के लिए, लोग क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसको। तो इस वजह से भी लोग फेमस हो रहे हैं, एंड कुछ लोग ऐसे जिनको ऐसे गाने ही पसंद हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। जुबीन, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी चीज़ें पसंद है और इसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लिखावट भी थोड़ी सही होनी चाहिए? क्योंकि लिखावट अगर अच्छी चीज़ों का जिक्र होगा लिखावट में, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें भी वीडियोस में अच्छी दिखेंगी। अब लिखावट ही ऊटपटांग होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें ऊटपटांग कंटेंट जो है वीडियोस में शो करने पड़ेंगे। देखिए, ये आप सिर्फ लिरिसिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक गाना जब बनता है तो इट्स अ टीम वर्क। सिंगर गा रहा है, कंपोज़र कंपोज कर रहा है, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है ना। तो पूरी टीम को डिसाइड करना होगा कि भाई हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, हमें नहीं वल्गैरिटी फैलानी है, हमारा खुद का कल्चर बदनाम हो रहा है बाहर जगह पे, लोगों को भोजपुरी का मतलब ही नहीं पता है, भोजपुरी को वल्गर समझ रहे हैं लोग। तो ये हमें सोचना है, जो बना रहे कंटेंट क्रिएटर को ये सोचना है कि भाई ये गाना पॉपुलर नहीं होगा, नहीं हो पॉपुलर, लेकिन जितने लोगों तक पहुँचे वो अच्छी चीज़ें पहुँचें, अच्छा म्यूज़िक पहुँचे। आप 6 महीने में एक गाना बनाओ यार, लेकिन अच्छा बनाओ, ये उनको सोचना होगा। एक पर्टिकुलर लिरिसिस्ट को अगर हम कंपोज़र मना कर देगा कि सर मैं ऐसा लिरिक्स लूँगा ही नहीं, आप अच्छी चीज़ें लिख के दो, तो लिरिसिस्ट ज़बरदस्ती नहीं लिख के देगा। इट्स अ टीम वर्क। तो ये जो कल्चर चल पड़ा है
आखिर इसका सुधार कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है? देखिए, सुधार तो हमें पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन को करना होगा। हर इंसान जब खुद सोचेगा ना, मैं नहीं बनाता हूँ वैसे गाने, जब मैं नहीं बनाता हूँ ना मैं सुनता हूँ, ठीक है, ना मैं सुनता हूँ ना बनाता हूँ, तो जब मैं मेरे जैसा और भी बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्ट होंगे जो यही सोचते होंगे, और जो नहीं सोच रहे हैं जब वो सोचना स्टार्ट कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। ज़ुबीन, आपने छठ के ऊपर एक बहुत ही प्यारा एल्बम किया था और मैंने उसको सुना भी था। मतलब सच कहूँ तो उसमें वो जो मैथिली और भोजपुरी का जो ब्लेंड था वो इतना प्यारा था। जब मैंने उसको सुना तो आई गॉट गूज़बम्प, मुझे एक रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। बहुत प्यारा आपने बनाया था उसको। तो आपसे गुजारिश है कि अगर उसकी चंद लाइनें अगर आप हमें सुनाएं तो। ठीक है, ज़रूर कोशिश करता हूँ। हे आदित्य देव, हे भानुदेव, तुमसे ही सारा उजाला, हे आदिभूत, हे विश्वरूप, तुमसे ही धरती आकाश, तुम बिन नहीं कोई अपना, तुमसे है सच होता सपना, करे चेतन मन समर्पित, आवत करियो स्वीकार, आवत करियो स्वीकार, आने एलिए खन धैर, कौन मिटते अनार, कौन मिटते अनार। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सच में ये जो आपने ये जो मिक्सचर है भोजपुरी और मैथिली का, ये अद्भुत है अपने आप में। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया, बिकॉज मैं पटना में तो काफ़ी रहा हूँ, मतलब 10-12 साल मेरा पटना में निकला है। तो छठ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था मेरे दोस्तों के लिए, मेरे लिए नहीं होता था। रीज़न क्या है कि मेरी फैमिली में सब दूसरे स्टेट से आए हैं। मम्मा महाराष्ट्र से हैं एंड चाची दिल्ली से हैं, तो छठ होता नहीं था एक्चुअली, ठीक है। मैं अनलकी था इस मामले में, तो मुझे पता नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों। मैं हमेशा सोचता था कि भाई दिवाली दशहरा इज़, वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट छठ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हम बिहारियों के लिए। तो फिर इस बार मैं जब छठ में यहाँ था, ऑल्दो यहाँ लॉकडाउन था उस टाइम, छठ कम्प्लीटली उस तरह से नहीं मनाया गया, बट मैं हर किसी से पूछता चलता था कि भाई छठ इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। बड़े ही इमोशनल हो जाते थे लोग, भैया छठ में इतना। मैं बोला छठ में आना चाहते हैं लोग, दिवाली दशहरे में एक पल के लिए अगर नहीं आने मिले तो भी उनको चलता है। तो ये जो इमोशन है ना, मैं हर किसी से पूछ के फिर मैंने समझने की कोशिश की। फिर उस बेसिस पे फिर मैंने गाना बनाया, और जब गाना बनाया, जब हमने रिकॉर्ड किया, ऐसे ही स्टूडियो में सिर्फ सुन रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए भाई। जब रोंगटे खड़े हो गए ना, आई फेल्ट इट कि भाई ये सच में इसलिए इतना बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, नॉर्थ इंडियंस के लिए। तो वहाँ से फिर मैंने, मतलब आप अब मेरे लिए भी है छठ एक्चुअली। आई एम अ बिहारी, कंप्लीट बिहारी हो गया हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत बड़ा जुड़ाव होता है बिहारियों का इस पर्व से ख़ास करके, और बहुत पुराना सरोकार रहा है छठ से बिहारियों का। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब शारदा सिन्हा के गीत जब गूंजते हैं तो वो शारदा सिन्हा की आवाज़ नहीं है, वो बिहारियों के मन की आत्मा की आवाज़ है। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ज़ुबीन, अमिताभ बच्चन जी ने, जो कि सदी के महानायक हैं, उन्होंने आपके एक एल्बम को साझा किया था लोगों से, किस प्लेटफॉर्म पे किया था, और आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने साझा किया? वो एक मैंने 2017 में एक मेडले बनाई थी। मुनव्वर मेरा दोस्त है, जो अमेजिंग सिंगर, उसके साथ एक मेडले बनाई हमने, बस ऐसे ही बना के डाल दिया था यूट्यूब पे। और 2020 में जब मैं पटना आया मुंबई से, उस टाइम मैं जस्ट पहुंचा ही था, और वो गाना वैसे भी वर्ल्ड वाइड लोगों को काफ़ी पसंद है।
पुराने पुराने कुछ गानों का मिश्रण है। और किशोर हाँ, यस यस। तो वो पता नहीं था कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। फिर जब देखा मैंने तो अमिताभ बच्चन सर ने उसको फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम, उनके ट्विटर पे सब जगह शेयर नहीं बल्कि पोस्ट किया हुआ था डाउनलोड करके। वो मतलब मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन तक मेरा गाना पहुंच जाना। तो वो मतलब इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आप उसको दैवीय कृपा के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। आप अमिताभ बच्चन सर तक पहुंचना ही हमारे लिए बड़ी चीज़ है। एंड उन्होंने मेरा गाना सुना, डाउनलोड करके शेयर किया। एक बार में तो नहीं किया होगा, कई बार सुना होगा उसको उन्होंने। उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं तो उस दिन हम ज़मीन पे थे ही नहीं एक्चुअली। ज़ुबीन, एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, वो मेडले क्या आप हमें सुना चाहेंगे? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा छू कर मेरे मन को किया तूने, क्या इशारा बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने, क्या इशारा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबीन। जितने भी कलाकार हैं उनका कोई न कोई
रोल मॉडल ज़रूर होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो बिल्कुल उन जैसे ही बन जाते हैं, वो अपनी मौलिकता भूल जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए हम रफ़ी साहब के गाने, किशोर दा के गाने, मुन्ना डे सर, लता जी, आशा ताई, सबके इन सब के गाने, सोनू निगम सर एंड उदित नारायण सर, जितने भी हैं, इन लेजेंड्स के गाने सुन सुन के हमने म्यूज़िक सीखा है। क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें, आमिर खान साहब, गुलाम अली खान साहब, इन लोगों के म्यूज़िक को सुन सुन के हमने क्लासिकल सीखा। क्लासिकल सीखा नहीं, एक्चुअली सीख तो पाया नहीं हूँ मैं, मगर हाँ, वहाँ से ही हम अप्रिशिएट हुए कि भाई मोटिवेट हुए कहा जाए तो, कि हाँ ये सीखने जैसी चीज़ है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, उनको कॉपी हम नहीं कर सकते बिकॉज वो लेजेंड, मैंने वो क्या बोला, वो लेजेंड्स हैं। लेजेंड एक ही हो सकता है ना अपनी जगह पे। सोनू निगम सर अपनी जगह है, रफ़ी साहब अपनी जगह है, तो वो लेजेंड्स हैं। उन्होंने खुद की पहचान बनाई है बिकॉज ऑफ देम, देयर टैलेंट, है ना। आप उनसे सीख ज़रूर सकते हैं, उनके जैसा बन नहीं सकते। आप लेजेंड या एक बड़े आर्टिस्ट तभी बनते हैं जब आप खुद की पहचान बना लेते हैं। आप अगर, मैं ज़ुबीन सिन्हा हूँ, लोग मेरे को ज़ुबीन सिन्हा की यूनिक वॉइस या यूनिक कॉम्पोजिशन की वजह से लोग जानेंगे, देन मैंने कुछ अचीव किया। इस वजह से नहीं जाने ज़ुबीन सिन्हा सोनू निगम जैसा थोड़ा थोड़ा गा लेता है, इस वजह से नहीं। तो वो अचीवमेंट एक्चुअली नहीं, वो अच्छी चीज़ है कि आप वो भी कर सकते हो, वो भी। यानी कि मौलिकता हर हाल में ज़रूरी है। बिल्कुल, यूनिकनेस होना ज़रूरी है, आपकी खुद की पहचान होनी ज़रूरी है, आपका खुद का एक सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप सुनिए ज़रूर, उनसे सीखिए ज़रूर, लेकिन अपने अंदर के आर्टिस्ट को डेवलप करिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। उनके जैसा होना ज़रूरी नहीं। उनके जैसा हो ही नहीं सकते ना आप, बिकॉज उनका स्ट्रगल अलग है, उनकी मेहनत अलग है, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप नहीं चल सकते। आदमी सिर्फ म्यूज़िक रियाज से या सिर्फ गाने सुन के नहीं सीखता है, अपने लाइफस्टाइल से भी सीखता है। हर आर्ट में आप कहाँ घूम रहे हैं, कैसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उनसे भी आप म्यूज़िक सीखते हैं। तो हर इंसान की अपनी एक लाइफस्टाइल है, तो आपका म्यूज़िक अलग होगा। मिलना एक ही जगह है जाके आपको, मगर रास्ते अलग हैं। तो अल्टीमेटली आप एक डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, तो आपकी डिफरेंट पहचान होनी चाहिए। ज़ुबीन, चलते चलते आप आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और ख़ास तौर से उन यूथ्स के लिए जो कि संगीत की तैयारी में लगे हैं और इस संगीत को एज अ करियर चुनना चाहते हैं? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना किस लेवल पे हैं, और वो आपसे बेहतर, भले आपके गुरु ज़रूर जानते हैं, लेकिन आपके जो अंदर, क्योंकि आप अपने गुरु के सामने शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इसलिए गुरु एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहे हो, मे बी 19 समझ रहे होंगे, 99%, लेकिन वो जो 1% का भी जो डिफरेंस है वो भी आप समझते हो, है ना। तो वो आप जब खुद को समझते हो और सीखते रहते हो, अपनी कमियों को दूर करते रहते हो, लोगों से अच्छे आर्टिस्ट को सुन रहे हो, तो आप डेवलप करोगे। सबसे मैंने यही बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना जानते हैं और आपको क्या सीखना है, एंड कंटिन्यूसली सीखते रहें म्यूज़िक, बिकॉज किसी भी आर्ट का एंड तो है नहीं। सीखते रहो आप एंड इम्प्रूव करते रहोगे। बस सक्सेस की तलाश में ना कुछ जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट्स से बचना चाहिए। अवॉइड शॉर्टकट्स, क्योंकि शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं होती आर्ट में। आप बस करते रहो, लोगों को आप पसंद आएंगे ही। आप अच्छा म्यूज़िक, अच्छा आर्ट, अच्छा लिखेंगे, अच्छा डांस करेंगे, लोगों को पसंद आएगा। लोगों को अच्छी चीज़ पसंद है, इसीलिए वो आज भी रफ़ी साहब को सुनते हैं, किशोर दा को सुनते हैं, लता जी को सुनते हैं, है ना। ज़ुबीन, चलते चलते एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत अगर हो जाए तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, और एब्सोल्युटली मुझको तो अच्छा लग ही रहा है आपके साथ, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। एक बहुत, अभी सावन आने वाला है, तो शिव जी के लिए एक गाना डेडिकेट करूँगा। बहुत ही प्यारा गाना है, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी से। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्ज तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला,
तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। ये हैं ज़ुबीन सिन्हा, जो आज अपनी मशरूफियत से वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए थे। बहुत सारी बातें हुई। उम्मीद करते हैं जब आपको दोबारा वक्त मिले तो आप ज़रूर हमारे स्टूडियो में आएँ। इसी के साथ मैं अपने उम्दा कलाकार ज़ुबीन सिन्हा के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।